1835 में लॉर्ड मैकाले नाम का एक विदेशी मलेच इस देश में आया। लॉर्ड मैकाले ने मैक्स मुलर के एक वाक्य पर काम किया। मैक्स मुलर ने कहा था कि भारत को एक बार जीता गया है तलवार के बल पर, और भारत एक और बार जीता जाना चाहिए शिक्षा के बल पर, कलम के बल पर। उसी पर मैकाले ने काम किया। लॉर्ड मैकाले ने यह कभी नहीं माना कि यह देश ज्ञान का सागर है, कभी नहीं माना। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो कहता है कि संपूर्ण भारत में जितनी शिक्षा और ज्ञान है, उतनी शिक्षा और ज्ञान तो यूरोप में पढ़ने वाली प्राइमरी क्लास की बच्ची की टेबल पर पड़ा होता है। इनके पास ज्ञान है ही नहीं। इन लोगों को ज्ञानवान बनाना पड़ेगा, इन लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा, इन लोगों को सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये वाक्य जब उसने कहा तो आप ये समझिए कि वो अपने लोगों को नहीं बता रहा था, बल्कि वो भारतीयों के अंतर मन को तोड़ने का काम कर रहा था कि भारतीय लोग इस बात को समझें कि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। अब इन लोगों ने दुष्चक्र शुरू किया कि भारत में ज्ञान विज्ञान है ही नहीं, इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। आज की परिस्थिति यह है कि मैं आपके सामने ज्ञान को ज्ञान और विज्ञान को विज्ञान बोलने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आपको लगे ये बेचारा गरीब आदमी कहां से ज्ञान विज्ञान कर रहा है, इसे ज्ञ और ज्ञान में पता नहीं अंतर। आज जनमानस की परिस्थितियां ये हो गई हैं कि हमें अपनी चीजें अच्छा लगना बंद हो गया। हमें अपनी शिक्षा तो छोड़ दीजिए, अपना रहन सहन और खान पान भी रुचिकर महसूस नहीं होता है। ये तो एक अच्छा है कि हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं ये सब साड़ी पहन के रहती, नहीं तो परिस्थितियां पूरी तरह परिवर्तित हो गई। आजकल इन साड़ियों पर भी गौरव करने वाली माताएं मौजूद नहीं। हालांकि भारत एक ऐसा स्थान है जहां का बीज दुनिया में कहीं भी चला जाए वो वहां भी काम करता है। हमारे इसी आर्च विद्याकुलम से जुड़ी हुई ऑस्ट्रेलिया में पद्मा जी रहती हैं और वहां आधुनिकतम परिस्थितियों में रहते हुए भी वो साड़ी बांधती हैं। लोग उन पर आक्षेप करते हैं कि आप क्यों पाश्चात्य संस्कारों को स्वीकार नहीं कर लेती, आधुनिक हैं, आप क्यों दकियानुसी हो। और वो हाथ जोड़कर कहते भैया हम दकियानुसी और रूढ़िवादी अच्छे हैं, भले ही मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूं लेकिन मेरे भीतर भारत जिंदा है और मैं भारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भारत की जो ये चेतना है जो भारतीयता के साथ चिपकी रही, इसी चेतना ने भारत में अनेक लोगों को जन्म दिया जिन्होंने अपने अपने समय पर काम किया। और उन लोगों ने काम किया, इनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है बीच के काल में जिन्होंने काम किया और वो काम मिट्टी में मिल गया। वो काम दिखाई नहीं देता लेकिन सर्वथा मिट्टी में नहीं मिला, उसके बीज इस देश की भूमि पर बिखरे रह गए। उस युवक का नाम था जिसने इस देश में शिक्षा के इस धरातल को एक बार फिर से अद्भुत करने का प्रयास किया और उनका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। मैं एक बार चाहूंगा, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन जोरदार करतल ध्वनि से उसके कार्य को प्रणाम करें। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का मैं आपको परिचय दूं। पंजाब में पैदा हुए पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ये वाला पंजाब नहीं जो अपने पास है, वो वाला पंजाब जो हमसे छीन गया है, वो वाला पंजाब जो हमसे। अच्छा ये बताओ, छिनी हुई चीज छिनी रहनी चाहिए कि वापस लेने का प्रयास करना चाहिए है? अरे यहां तो इस क्षेत्र से भी बहुत लोग बैठे हैं। आपकी भाषा में कहूं तो डोल काट ले तो कटन देगा है? अरे भाई डोल कटने नहीं दी जाती है, उसे बचाया जाता है। खैर वो जो पंजाब हमसे चला गया, उस चले गए पंजाब में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी पैदा हुए और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने 17-18 साल की आयु में इतनी अद्भुत प्रगति की, इतनी उन्नति की, जिसे देखकर बड़े बड़े स्कॉलर्स विस्मित रह जाएं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वो थे, अष्टाध्यायी एक सूत्र पाठ की प्रक्रिया है पूरी की पूरी, जो संस्कृत के सूत्र हैं जो ऋषि पाणिनि ने लिखे हैं। मोटा मोटी 4000 सूत्र हैं ये। इन 4000 सूत्रों को शर्त रख दी कि या तो मुझे पढ़ा दो नहीं तो तुम सबको छोड़ दूंगा। और उन सूत्रों को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने याद किया और इतिहासकार ऐसा कहते हैं, मुझे इतिहास के आधार पर यह जानकारी है
कि वो अष्टाध्यायी जिसे छात्र सालों तक याद करते हैं, 2-2 साल लगा देते हैं कंठ करने में, उस अष्टाध्यायी को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने 18 दिन में कंठस्थ कर दिया। सूत्र होते हैं, याद नहीं होते। वृद्धिरादे चते गुणई को गुणवत्ती ना धातुलो पार धातु के किंगिति च दीदी वे विटा मलोनंतरा संयोग। मतलब कई लोगों को तो ये लग रहा होगा क्या बकवास की बातें कर रहा है, लेकिन ये सारे सूत्र पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी यूं कंठस्थ कर दिए, यूं। और उसके बाद उन्होंने जब वेद मंत्रों पर व्याख्याएं करना शुरू किया तो यूरोप के बड़े बड़े दार्शनिकों के उन्होंने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। उन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने शिक्षा पर काम किया था और उन्होंने कहा था कि शिक्षा का सबसे पहला जो गुण है वो गुण ये है कि शिक्षा में आर्ष दृष्टि का होना सबसे जरूरी है। अगर शिक्षा में आर्ष दृष्टि नहीं होगी तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आर्ष दृष्टि कितना जरूरी है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, विचार कीजिए, सोचिए, अपने मन में इस प्रश्न को उठाइए और स्वयं ही उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। शिक्षा से इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, मेजर कर्नल बनते हैं लोग, प्रोफेसर्स बनते हैं लोग, अच्छे किसान भी बनते हैं लोग इसी शिक्षा से, अच्छे व्यापारी बनते हैं, अच्छे राजनेता बनते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, प्रोफेसर बनाना, साइंटिस्ट बनाना? क्या है शिक्षा का उद्देश्य? क्या शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा दुकानदार बनाना है? क्या शिक्षा का उद्देश्य ये अच्छा सर्जन बनाना है? ये डॉक्टर साहब बैठे हैं अभी, तुंगवीर जी, वो अभी फिजिक्स के एक प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन हम अगर उनकी प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते होंगे इन परिस्थितियों को कि शिक्षा प्राप्त करके एक आदमी बेहतरीन सर्जन होता है। ऐसा सर्जन होता है कि उसका जो चाकू होता है, उसका जो ब्लेड होता है, जब वो मनुष्य के शरीर को काटता है, चीरता है, तो वो ऐसे काटता है जैसे कलाकार की कला, उसका कलम काम करता है। लेकिन आप आश्चर्य की बात करेंगे, वही सर्जन व्यक्ति को ऑपरेट करके उसकी किडनी निकालकर बेच लेता है। हाँ के ना? गर्दन हिलाओ यूं, मुझे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रही है बात। किडनी निकालकर बेच लेता है। एक सिपाही जिसे बेहतरीन तरीके से हथियार चलाना आता है, जो एक एक हथियार की बहुत बारीक जानकारी रखता है, वो आदमी जब हथियारों को अच्छे से चलाना सीख जाता है तो इसी शिक्षा को प्राप्त करके बड़ा अधिकारी होने के बाद भी वो आतंकवादी बन जाता है। हाँ के ना? अभी अभी राजस्थान में एक हत्या हुई है। करणी सेना नाम का एक संगठन है। करणी सेना के संगठन का जो प्रमुख था, उन प्रमुख को उनके घर में घुसकर मार दिया। उन मारने वालों में एक कौन था? फौजी था। एक फौजी था, हथियार चलाना जानता है। लेकिन शिक्षा में ये परिवर्तन देखिए कि एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके ये नहीं जानता कि हथियार किस पर चलाना है और किस पर नहीं चलाना। वो तब भी इस देश में मौजूद है, वो फौजी तब भी इस देश में मौजूद था जब इस देश में नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। वो तब भी इस देश में मौजूद था जब यहाँ स्त्रियों को और गरीबों को दुखी किया जाता है, दीनहीन दलितों पर अत्याचार होते हैं। वो तब भी मौजूद था, लेकिन तब उसकी खड़ग नहीं डोली, तब उसका हथियार नहीं बोला, तब उसका तमंचा खामोश रहा। उसका तमंचा बोला तो वो आपसी प्रतिद्वंदिता में बोला, जिस आपसी प्रतिद्वंदिता का समाज को कोई लाभ नहीं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षा का काम है एक अच्छा केमिस्ट तैयार करना? क्या शिक्षा का काम है एक बेहतरीन व्यापारी तैयार करना? क्या शिक्षा का काम है एक अच्छा आईएएस अधिकारी तैयार करना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, किस लिए? किस लिए भेजते हैं? आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को शिक्षा मिले, लेकिन शिक्षा से आप उसे क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाएंगे आप शिक्षा से उसे? क्या आप उसे शिक्षा से व्यापारी बनाना नहीं चाहते? क्या आप शिक्षा से उसे आईएएस बनाना नहीं चाहते, फौजी बनाना नहीं चाहते, डॉक्टर और वकील बनाना नहीं चाहते? आप यही सब तो चाहते हैं। कक्षा 9 में आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा ह्यूमैनिटी लेगा या साइंस लेगा।
साइंस लेगा तो किस दिशा में जाएगा, और ये ह्यूमैनिटीज में जाएगा तो किस दिशा में जाएगा। यहीं से आपकी सोच उस बच्चे को आकार देना शुरू कर देती है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो आकार आप दे रहे हैं, ये आकार अगर आपने ढंग से नहीं दिया तो ये भयंकर परिस्थिति पैदा होगी बंधुओं। वेद कहता है, हमारी शिक्षा परंपरा कहती है कि शिक्षा क्या कहती है, तुम क्या बनो, तो कहते हैं मनुर्भव, क्या बन जा, मनुष्य बन जा। अब ये मनुष्य बनना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यहां अच्छे से समझो, दो उद्देश्य हैं, एक मुख्य उद्देश्य, एक गौण उद्देश्य। एक वो उद्देश्य जो मुख्य है, एक सप्लीमेंट्री है, एक पूरक शिक्षा है। अब इसे समझने का प्रयास करो, जो तुम्हें रोटी देती है वो मुख्य शिक्षा नहीं है, वो कैसी शिक्षा है, पूरक शिक्षा है, वो सप्लीमेंट्री एजुकेशन है। आप इंजीनियर बनते हैं, फौजी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, आप किसान बनते हैं, आप नेता बनते हैं, ये सप्लीमेंट्री एजुकेशन का नतीजा है। लेकिन मुख्य एजुकेशन का जो मुख्य प्रभाव होता है, जो मुख्य परिणाम होना चाहिए, वो होना चाहिए एक अच्छा मनुष्य बनाना। अगर आपने इस समाज में मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं की तो याद रखना, पशुओं को उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, पशु तो स्वतः उत्पन्न होते हैं। और अगर आप भी ऐसे बच्चों को जन्म दे रहे हो जो बच्चे मनुष्य नहीं बने, तो फिर आपने किन्हें जन्म दिया है या आप स्वयं समझ लें, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आपके बच्चे जरूर दो पैरों पर चलते होंगे, लेकिन दो पैरों पर चलने वाले को ही मनुष्य कहें, यह जरूरी नहीं। मनुष्य की परिभाषा देते हुए ऋषि लोग कहते हैं कैसा होना चाहिए मनुष्य, कहते हैं जो स्वात्मवत दूसरे के भी सुख दुख हानि लाभ को समझे, केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहे, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, उसे मनुष्य कहते हैं। और कहते हैं सज्जन धार्मिक व्यक्ति चाहे जितना दीन हो, दरिद्र हो, गुणहीन ही क्यों न हो, अनाथ ही क्यों न हो, सब प्रकार से उसकी रक्षा करे, उसका समर्थन करे, उसका प्रियाचरण करे, और जो दुष्ट है, राक्षस, जो अधर्मी है, उसका सब प्रकार से विरोध करे, उसका अप्रियाचरण करे, उसके नाश की कामना करे, उसे बर्बाद करने का प्रयास करे। और क्या कहते हैं, कितने हद तक, कहा इसके लिए चाहे जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन इस मनुष्यपन रूप धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको ऐसे मनुष्य होना चाहिए।